नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस डॉक्टर राजेश झा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। दर्शकों, ये सब हम जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस मनाया जाता है। तो इसके अंतर्गत किस तरह की जानकारी और चिकित्सा सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं, इस विषय पर हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे और किस तरह से हर व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकता है, इस बारे में भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015988। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये स्वास्थ्य और पोषण दिवस है, इसके अंतर्गत किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं और ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, जैसा कि आप जानती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी, ये तीनों लोग मिलके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं देते हैं। तो इन सेवाओं को लोगों के घर के पास पहुंचाना, उनको लोगों को के घर के पास पहुंचाने का इसका मेन उद्देश्य है कि लोग इन सेवाओं को ले सकें। जहाँ तक सेवाओं का सवाल है, इसमें कई प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जैसे मातृ स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, गर्भवती महिलाओं की जांच, उसके बाद उनको गर्भावस्था से बाद जब मतलब डिलीवरी हो गई उसके बाद पोस्टनेटल क्या करना है उसके बारे में बताना, बच्चों की देखभाल, किशोरावस्था स्वास्थ्य संबंधी और इस न्यूट्रिशन संबंधी, पोषण भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पोषण संबंधी सेवाएं जैसे आंगनवाड़ी के उससे दी जाती हैं। तो इन सारी सेवाओं को एक समेकित रूप से एक ही मंच पे, एक साझा मंच पे दिया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जी। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी फ़ोन कर रहे हैं। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ, नमस्ते जी मैडम। डॉक्टर नमस्कार। मैं डॉक्टर जानना ये चाहता हूँ, ग्रामीणी और शहरी जो है इसमें क्या अंतर है और ग्रामीणों को क्या सुविधा मिलेगी, शहरी व्यक्तियों को क्या सुविधा मिलेगी? जी, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाया जा रहा है उसको ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी इधर काफ़ी हम लोगों ने शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काफ़ी कार्य किया है और इसमें हम लोगों ने एएनएम्स की भी नियुक्ति हुई हैं और साथ साथ अब शहरी क्षेत्र में भी आशाएं हैं। तो शहरी क्षेत्र में भी हमको सेवाएं देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा करते हैं कि हम लोग जैसे कि 1000 की आबादी पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा फैले घर होते हैं, तो 1000 की आबादी पर एक आशा होती है और उसके क्षेत्र में एक हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस करते हैं। शहरी क्षेत्र में चूँकि हमारे पास घर पास होते हैं तो करीब 2500 की आबादी पर हम लोग एक ये VHND या UHND वहाँ कहेंगे, शहरी स्वास्थ्य, मतलब गांव में 1000 की आबादी जी। और शहरों में 2500 की आबादी पर। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि पोषण और स्वास्थ्य तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको मनाने का उद्देश्य क्या मतलब रहा कि क्यों इसके आयोजन की ज़रूरत महसूस की गई? देखिए, जैसे जैसे स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ी हैं, लोग अस्पतालों में भी आने लगे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ी पब्लिक है, काफ़ी बड़े जन समुदाय है जो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो उनको घर के समीप देने की सुविधा है। तो वहाँ पर तो हम बहुत सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सोचा गया कि क्या क्या सेवाएं ऐसी हैं जो हम उनको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ। अब जैसे कि गर्भावस्था के दौरान भी कुछ सेवाएं हैं, जैसे मैंने अभी आपको हम लोग बात कर रहे थे कि 4 बार जांच होनी चाहिए या इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत बार गांव के लोगों के लिए या शहर के ही जो दूर के लोग हैं उनके लिए संभव नहीं होता है कि अस्पताल जाएं। तो वहाँ पर वो जो एएनएम हैं या जो वहाँ पे आंगनवाड़ी और आशाएं हैं, इन लोग की सहायता से हम कुछ सेवाएं उनको वहाँ दे पाते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। जी। तो साहब, ये किस दिन इसके लिए कोई दिन निश्चित किया गया है, उसी दिन मनाया जाता है? देखिए, इसके लिए जैसे मैंने बताया कि 1000 की आबादी में महीने में एक बार ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी तरह 2500 की आबादी में महीने में एक बार शहरी क्षेत्र में मनाया जाता है। अब ये जो मनाया जाता है इसके लिए दिन
तो दिन में सप्ताह में 2 दिन ज़्यादा इसमें रखे गए हैं, बुधवार और शनिवार जी। जिससे कि लोगों को एक अंदाज़ रहे कि किस दिन हमें कहाँ जाना है। तो जैसे कि किसी जगह पर किसी जगह पहले बुधवार को या तीसरे बुधवार को, तो कोई भी अगर जन समुदाय में लोग हैं तो वो अपने यहाँ जानकारी ले सकते हैं एनएम बहन जी से कि हमारे यहाँ कब लगाया जाएगा। तो उसके हिसाब से उनको जानकारी मिल जाती है और वो हिसाब से वहाँ पर वो लोग आके वहाँ पर सेवाएं को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आयोजन किया जाता है, ये अस्पताल में किया जाता है कि इसके अलग से कोई शिविर लगाया जाता है? देखिए, अस्पताल में तो नहीं, गाँव क्षेत्र में हर जगह तो अस्पताल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर उपकेंद्रों में किया जाता है, उसके अलावा जो आंगनवाड़ी केंद्र है, हमारे 50% से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस जो है वो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में होते हैं। इसके अलावा जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है या उस तरह का नहीं है, वहाँ स्कूल में भी आप जानते हैं वहाँ भी आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। इसके अलावा जैसे पंचायत घर हैं, तो कई भी सार्वजनिक स्थान पे किया जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे सार्वजनिक स्थान भी नहीं उपलब्ध होते हैं तो कोई भी आदमी, गांव का कोई आदमी वॉलंटियर कर सकता है, क्योंकि इतनी सारी सेवाएं उसे मिलने वाली हैं, तो वो अपने आप को वॉलंटियर कर सकता है कि वो एक जगह उनको प्रदान कर सकता है। डॉक्टर साहब, इसकी तैयारी कैसे की जाती है स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की? लोगों को कैसे जागरूक किया जाता है कि इस दिन इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है? इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो आशा का है। आशा चूँकि उसी गांव की रहने वाली होती है तो वो जनरली सबको जानती है। तो आप अगर समझते हैं 1000 की आबादी है और 100-200 घर हैं, तो उन 200 घरों में उसको पता रहता है कि कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, किनको टीका लगना है, या कितने हमारे किशोर किशोरियां हैं जिनको सेवाएं दी जानी है। तो वो घरों पे जो अपने मासिक भ्रमण के दौरान देखती है और जिनको लगता है कि इसकी आवश्यकता इनको है, उनको बताती है कि फलाने दिन फलानी जगह पे हमारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस है, आप वहाँ आइए और इन सेवाओं को लीजिए। तो आशा का, इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पास भी जब जानते हैं गर्भवती महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं पोषाहार लेने और चीज़ों के लेने के लिए, तो वो भी अपने कार्य उसके दौरान लोगों को बताती रहती है कि आप फलाने जगह पे इस जगह पे आइए और इस जगह पे इस तारीख को आइए, इस दिन आइए, तो आपको ये और सेवाएं सब एक साथ मिल सकती हैं। जी हाँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने गर्भवती महिलाओं के बारे में बताया, तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद किस तरह की सलाह दी जाती है, कौन कौन सी जानकारियाँ दी जाती हैं कि वो अपना ख्याल रख सकें? बहुत बढ़िया प्रश्न है और शायद मेरे ख्याल से एक ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस या शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी यही है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे सबसे पहले गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण करना इसलिए आवश्यकता है कि जब हमें पता लग जाता है गर्भवती महिलाएं हैं तो हम उनको ट्रैक करते हैं कि उनका जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती या बाद में उनके बच्चों के भी टीके लगे नहीं लगे, तो एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बना हुआ है उसके आधार पर, इसलिए पंजीकरण होना बहुत आवश्यक है। और पंजीकरण में भी ये खास कहा जाता है कि गर्भावस्था के जब पता लगे तुरंत पंजीकरण करना चाहिए। आप सिंपल समझ सकते हैं कि 9 महीने का गर्भकाल होता है, तो इसमें अगर 2 महीने पर किसी ने अपनी बात बताई कि वो गर्भवती है, उसकी जांच हुई, गर्भवती मिली, तो आपको सेवा करने के लिए 7 महीने का समय मिलता है। लेकिन यदि उसने काफ़ी लेट बताया तो आपको सेवा करने का बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बात है कि जब भी आपके यहाँ किसी को गर्भवती मतलब गर्भावस्था का पता लगे, तुरंत अपने जो भी पास में स्वास्थ्य केंद्र है या ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस है, वहाँ जाकर अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। डॉक्टर साहब, इस पे हम जानकारी आपसे और लेंगे। उन्नाव से सीमा जी फ़ोन कर रही हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। जी, आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं, कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं और क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों को ये सुविधा मिल सकती है? जी, पहले मैं दूसरे प्रश्न पे आ जाता हूँ कि क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया इसमें कोई नहीं है। जो भी इसका लाभ उठाना चाहें, जो भी उस क्षेत्र में रहते हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, और उस क्षेत्र में नहीं भी रहते हैं और वो क्षेत्र में अगर कभी आए हैं और वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको ये सेवाएं मिल सकती हैं। मतलब ये कि उसके लिए निम्न आय वर्ग, उच्च आय वर्ग का कोई अंतर नहीं है, सभी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो दूसरा प्रश्न आपका था क्या सेवाएं, उस पर हम लोग भी चर्चा कर ही रहे थे कि गर्भावस्था के दौरान जैसा मैं बता रहा हूँ कि उनको सेवाएं दी जाती हैं। तो सामान्य प्रसव काल में जैसे 4 बार जांच होनी है, तो 4 बार में कहा जाता है कि कम से कम 1 जांच अस्पताल में हो, लेकिन बाकी कुछ जांचें जो हैं वो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के अवसर पे भी की जा सकती हैं। इसमें उसका वजन लिया जाता है, वजन से ये पता लगता है कि बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, महिला स्वस्थ, मतलब जो गर्भवती माता है वो स्वस्थ है कि नहीं है। उसके अलावा जो है उसका हीमोग्लोबिन देखा जाता है कि खून में हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, उसके जो है उसमें उसकी यूरिन वगैरह की जांच की जाती है, और साथ ही साथ जो है उसमें ये भी देखा जाता है कि कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है।
अगर वो जटिलता वाली कोई प्रेगनेंसी है तो उसको तुरंत रेफ़र करके डॉक्टर की सलाह ली जाती है। और हम लोग सब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जैसे टीके लगते हैं 2 टिटनेस के, तो वो लगने की व्यवस्था है। आयरन, कैल्शियम वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता है, दिया जाता है, जो उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो भी आपके सामान्य प्रसव के संबंध में जितनी भी रिलेशन है वो दिया जाता है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आशा और एएनएम इस दौरान उनको गर्भावस्था के दौरान उनके खान पान के बारे में भी सलाह देती है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या कैसे रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या आपके काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस सब के बारे में भी उनको विस्तार से देते हैं। उनकी कोई क्यूरियोसिटी होती है तो उसको भी दूर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा एक पैकेज है जो गर्भवती महिला को दिया जाता है। जब आपने प्रसव पश्चात की बात की कि डिलीवरी हो गई, अब क्या करना है, तो डिलीवरी हो गई तो ये देखना भी इसमें है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, महिला को कोई परेशानी तो नहीं है जो उसका गर्भवती डिलीवरी हो गई उसके बाद। तो इसके बारे में भी वो जानकारी ले सकती है, आशा के थ्रू भी जानकारी ले सकती है, और अगर किसी को परेशानी है तो यहाँ आके दिखा भी सकता है। उसके अलावा जो है बच्चों का टीकाकरण कहा जाता है कि पहले हम लोगों ने जब ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस शुरुआत किया तो हम लोग टीकाकरण से ही हम लोगों ने शुरू किया था। अभी भी कहते हैं कि टीकाकरण जो है वो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस की आत्मा है। तो टीकाकरण जितने भी तरह के टीके लगते हैं उसके बारे में भी, उसकी भी पूरी सुविधाएं यहाँ पर होती हैं। बच्चों में होने वाली सामान्य बीमारियाँ जैसे कि डायरिया है, निमोनिया है, या और उनमें कोई परेशानी है, कोई उनमें जन्मजात दोष है तो उसके बारे में भी वहाँ जानकारी ले सकती हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे माँ और बच्चों के लिए एक पूरा एक सिस्टम है जिसको इसमें दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी जानकारियाँ हमें आपसे लेनी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज का विषय एक बार हम फिर से आपको बता दें, आज का विषय है ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस डॉक्टर राजेश झा जी। तो दर्शकों, हम चाहेंगे कि इस संबंध में आपकी जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए हमें फ़ोन जरूर करिए, क्योंकि फ़ोन नंबर लगातार आपको दिखाए भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह जैसे होता है कि बढ़ती उम्र के जो किशोर किशोरी हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ वो जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह का परामर्श दिया जाता है उन्हें? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस या शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस का। जो हमारे किशोर किशोरियाँ होते हैं उसमें उम्र के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके विषय में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, और कई बार उनको ठीक से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक है कि आप मीटिंग कीजिए, लोगों के साथ बात कीजिए, किशोरियों के साथ। किशोरियों में खासकर जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में है, मासिक धर्म के संबंधी जो उनकी परेशानियां हैं, या उनके बारे में जानकारी देना। कई बार उनको सही जगह से जानकारी नहीं मिल पाती, जिसका बाद की ज़िंदगी में उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो वो जानकारी देना, किस तरह स्वच्छता का ध्यान रखें। इसी तरह से आजकल जो सब्सटेंस अब्यूज़ की बात आती है कि लोग तम्बाकू, गुटखा इस तरह का सेवन करते हैं, मान लीजिए अल्कोहल और इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनके बारे में भी आप ग्रुप में अगर किसी के साथ बात करते हैं, समझाते हैं, तो उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि कुछ यौन जनित बीमारियां भी इस उम्र में जो लोग नहीं ध्यान देते उनके हो सकता है, तो इसके लिए भी अलग अलग ग्रुपों में किशोरियों से या किशोरों से इस पर भी वार्ता की जा सकती है, उनसे बात की जाती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सभी आयु वर्ग के लोग, जो भी हमारे लाभार्थी वर्ग के लोग हैं, वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते हैं, और जितना जो जानकारी और जो सेवाएं वहाँ दी जा सकती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उतना वो सारी चीज़ें देने के लिए ये प्रयास किया जाता है। जी, तो सब जैसे कहा कि ये दिवस जो निश्चित किया गया उस दिन आयोजन किया गया, मान लीजिए कोई जो लाभ लेना चाहता है वो लाभार्थी उस दिन नहीं पहुंच पाया, तो आगे उसको कैसे उसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, जैसे कि अब एक एएनएम का उपकेंद्र क्षेत्र में करीब 8000 की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में जो औसत है वो करीब 8000 की जनसंख्या पर एक एएनएम है। तो उनके क्षेत्र में करीब 7 से 8 स्वास्थ्य पोषण दिवस होते हैं। तो आप अपनी आशा से पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास में कहाँ ये सुविधा है। दूसरा है कि अगर आपके बगल में आसपास में कहीं पर स्वास्थ्य केंद्र हैं, आजकल स्वास्थ्य केंद्रों में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, तो वहाँ नियमित रूप से ये सारी सेवाएं देने का प्रयास किया जाता है। तो आप वहाँ भी जाके लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तो नियमित रूप से सुविधाएं मिलती ही हैं, तो आप वहाँ भी जाके सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये
कोशिश किया जाए कि हम इसका फ़ायदा उठाएं, क्यों हमें दूर जाना पड़े, क्यों हमें वो उस तरह का ये सुविधा आपके घर तक ही उपलब्ध है एक तरह से। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उस दिन कोई और इस तरह के काम ना रखें। अगर बच्चे को टीका लगाना है तो हम पहले से प्लान कर लें कि हमें टीका लगाना है, हमारा बच्चा है, तो आखिरी जिम्मेदारी तो आप ही की है कि उस बच्चे को ठीक से टीका लगे। तो इसलिए इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर छोटे मोटे काम है तो उसको किनारे रख के भी इस दिवस को इस सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जैसे टीकाकरण की बात करी नवजात शिशुओं को, तो कौन कौन से टीके इस दौरान वहाँ पे लगाए जाते हैं? देखिए, टीकाकरण में तो आप जैसे BCG का टीका होता है जो ट्यूबरकुलोसिस से हमको बचाता है। इसके अलावा पोलियो पिलाई जाती है, जानते हैं, पेंटावेलेंट चल रहा है, और आजकल और भी नए नए कई सारे टीके आ रहे हैं। इन सभी तरह के टीके वहाँ दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को मैंने कहा टिटनेस के टीके दिए जाते हैं, तो वो भी दिया जाता है। तो कोई भी जितने भी टीके उपलब्ध होते हैं, मीजल्स खसरे का टीका MR अब लगने लगा है, मीजल्स रुबेला का टीका लगने लगा है मीजल्स की जगह पे, तो वो टीका भी दिया जाता है। तो जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जितने टीके उपलब्ध हैं वो सारी टीकाएँ वहाँ पर लगते हैं और बिल्कुल निःशुल्क सेवाएँ दी जाती हैं, और लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इससे आप जानते हैं कि हमारे पहले जब टीका नहीं लगते थे तो बहुत सारी मृत्यु इन बीमारियों के कारण होती थी, जो कि अब टीका लगने के बाद काफ़ी कम हो गई है। डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों की बात चली तो अक्सर होता है कि उनका पोषण सही तरीके से नहीं हो पाया, तो वो देख के उनकी पूरी जांच करके पता चलता है, तो क्या उनके पेट में कीड़े हैं, इन सब के लिए भी कुछ दवा दी जाती है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पोषण के, जैसे आपने बताया, अब स्वास्थ्य और पोषण दिवस है, तो जितना महत्व इसमें स्वास्थ्य को रखा गया है उतना ही पोषण को भी रखा गया है। तो पोषण में हमारी आंगनवाड़ी बहनों का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहता है। जैसे कि पोषाहार का वितरण करते हैं, आप जानते हैं, तो 7 महीने से 3 साल तक के बच्चे, 6 महीने तक तो माँ का दूध पीता है, उसके बाद उसको 7वें महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। इसके अलावा जो कोई गर्भवती महिला है उसको भी पोषाहार दिया जाता है, धात्री महिलाएं जो दूध पिलाती हैं माएँ, उनको भी पोषाहार दिया जाता है, और किशोरियों को भी पोषाहार दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आंगनवाड़ी के द्वारा किया जाता है वो है बच्चों का वज़न लेना। उम्र के अनुसार अगर उसका वज़न किस जोन में है उसका एक ग्रोथ चार्ट बनाया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि कौन से बच्चे कुपोषित हैं, कौन अति कुपोषित हैं, और उनको किस तरह से उसको सलाह भी दी जाती है कि कैसे इसका इलाज कराना है, या आपको घर में ही अच्छे खान पान करके इसको सुधारा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और जो आपने बताया कीड़े की दवा के लिए आजकल जो अभियान चल रहे हैं, जैसे कि अभी आज ही कल डिवर्मिंग डे 57 जिलों में मनाया जा रहा है, तो इसमें सभी बच्चों को एक साथ ही कीड़े की दवा खिलाई जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिसमें इनको दी जाती है, लेकिन अगर कोई छूट गया है, अभियान के दौरान नहीं खा पाया है, तो उनको भी ये कीड़े की दवा दी जा सकती है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी ले रहे हैं, तो आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्रश्न अपना तैयार कर लीजिए। फिलहाल अभी हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस जब मनाया जाता है तो क्या इसमें परिवार नियोजन के संबंध में भी जानकारी दी जाती है, सुविधाएं कुछ दी जाती हैं? देखिए, जितने भी हमारे बच्चे टीकाकरण। डॉक्टर साहब, लखनऊ से हमें एक कॉलर फोन कर रहे हैं, अभी आपसे इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हेलो। हाँ, हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताएं। मैं वर्षा बोल रही हूँ लखनऊ से। जी, ये हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अंतर्गत ऐसी कौन सी विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं तो सब में मिलती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी विशेष सुविधाएं हैं या कौन सी ऐसी विशेष बीमारियां हैं जो इसके अंतर्गत देखी जाती है और उनका उपचार होता है? जी, जो आप पूछ रहे हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस में, पहला क्या प्रश्न था इनका कि कब मनाया जाता है? तो इस बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 की आबादी में एक बार, महीने में एक बार, और शहरी क्षेत्र में 2500 की आबादी में एक बार ये मनाया जाता है, और जनरली बुध या शनिवार को मनाया जाता है। तो अगर आपको इसकी सेवाएं लेनी हैं तो आप अपने क्षेत्र में जो आपके अस्पताल हैं या आपके जो सरकारी अस्पताल हैं या जो आपके यहाँ ANM वगैरह हैं, उनसे आप बात कर सकती हैं। वो आपको बता सकते हैं कि उनके यहाँ कब आपके यहाँ बनाया जा रहा है, इसका पूरा एक प्लान बन जाता है। जहाँ तक सेवाओं का सवाल है, देखिए, ज़्यादातर इसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखा जाता है, तो किसी बीमारी का हम यहाँ इलाज करते हैं ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली आपको जो है प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पश्चात देखभाल, बाल रोग संबंध, जो बच्चों के संबंधी जो भी टीकाकरण है, उसके बाद फिर आपका परिवार नियोजन के संबंध में, किशोरावस्था स्वास्थ्य के संबंध में, पोषण के संबंध में, इन सब चीज़ों के संबंध में दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको इन सभी चीज़ों के बारे में उचित सलाह भी दी जाती है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है, खासकर उन स्थानों के लिए जहाँ अस्पताल बहुत दूर हैं, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इन अस्पतालों पर जाएँ। जी, तो सब परिवार नियोजन के बारे में क्या हाँ, परिवार नियोजन के बारे में जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें तो उपलब्ध होती जो आशाओं के पास भी होती हैं, जैसे कि आपका कॉन्डोम है, ओरल पिल्स है, खाने की गोली जो होती है गर्भवती गोली, और इसके अलावा जो इमरजेंसी पिल्स है, अब जो है एक छाया करके एक नॉन हार्मोनल पिल्स आ गई है, वो भी अब आशाओं के पास उपलब्ध होने लगी है, तो वो भी वहाँ उपलब्ध होती है। इसके अलावा उनको सलाह भी दी जाती है, जैसे कॉपर टी लगवाने की सलाह का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको लगाना है, या उनको एक चॉइस दिया जाता है कि देखिए ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। अब इन सुविधाओं के लिए आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन आपको कैसे सुविधाएं मिलेंगी, इसके बारे में पूरी बात उनको बताई जाती है। और इसी तरह से स्टरलाइजेशन के बारे में, जिनका परिवार पूरा हो गया है, परमानेंट मेथड चाहते हैं, उनको अगर मान लीजिए महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी के बारे में जानकारी लेनी है कि कहाँ हमको ये सुविधाएं मिल सकती हैं और क्या उसकी तरीके हैं और कहाँ जाना होगा, तो उसके बारे में दी जाती है। और चॉइस के लिए कोशिश ये की जाती है कि सारी चॉइस जो है वो उस दंपति की हो, उस महिला या पुरुष की हो जिसको इसको अपनाना है, मतलब अपनी इच्छा से वो जो लेना चाहे, कोई दबाव नहीं रहता है। और हम उनको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये सब उपलब्ध हैं, इसमें से कुछ सेवाएं जैसे मैंने बताया कि वहीं पर उपलब्ध होती हैं, वहीं से ले सकती हैं, और कुछ चीज़ों के बारे में उनको सलाह दी जाती है कि आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो एक फैमिली प्लानिंग जो के लिए भी एक पूरा सारा रेंज वहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। और जो अगर किसी क्षेत्र में कुछ लोगों ने कराया है तो उनका फॉलोअप भी इसके थ्रू किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने अभी स्टरलाइजेशन कराया है, नसबंदी कराई है, तो उनके लिए भी उनको भी आशा जाती है, उनको बुला के लाती है कि आप दिखवा लीजिए अगर कोई परेशानी है या कोई कष्ट है, कोई वो है, तो ये भी इसको भी किया जाता है। मतलब उसके दौरान अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसकी भी सलाह उस जगह पे दी जाती है। जी हाँ, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको उसी हिसाब से अस्पताल में संदर्भित किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तो इसमें जन सहभागिता कितनी होती है और इसके लिए जागरूकता के लिए क्या किया जाए? देखिए, जन सहभागिता धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा जन सहभागिता की ज़रूरत है। अभी भी हमारे यहाँ 100% टीकाकरण या 100% गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं की जा पा रही है, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों को जागरूक किया जाए। खासकर हमारे जो ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति के सदस्य हैं, तो इन सदस्यों को जो VHSNC के मेंबर्स होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि भी होते हैं इसमें, या ग्राम प्रधान हैं या आंगनवाड़ी और लोग भी जो गांव के कोई बुद्धिजीवी इस तरह के लोग हैं, उनको लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जो है इस तारीख को इस समय में हो रहा है, आप इसका लाभ उठाएं। कुछ रेजिस्टेंट परिवार कभी कभी हो जाते हैं जो नहीं समझते हैं, या उनको तो उनमें ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। उसमें भी इन जनप्रतिनिधियों की और इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। एक और चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि चूँकि आपके यहाँ व्यवस्था की भी कुछ अगर कहीं कमी लग रही है तो उसमें भी सहयोग दे सकते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि कई बार ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस को बहुत एक मतलब एक उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। तो इसमें जब जैसे जनप्रतिनिधि, मैं अभी एक गाँव में गया था, वहाँ भी मैंने देखा कि जो वहाँ की ग्राम प्रधान थी, तो उन्होंने बिल्कुल उनको लगता था जैसे ये मेरा कार्यक्रम है, तो उन्होंने सारा इंतज़ाम उसको बढ़िया सजा के और लोगों को बुला के, कोई छूटे नहीं। वो खुद पूछती थी कि बताइए बहन जी, कोई मतलब बच्चा छूट तो नहीं गया है। तो इस तरह करके आप अपने पूरे गांव को स्वस्थ बना सकते हैं। जो हम सबका उद्देश्य है कि हर आदमी तक, आखिरी जो पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाना, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मंच है। जी, तो स्वस्थ भारत के निर्माण में ये आयोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस महीने में कितनी बार आयोजित किया जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com।
डॉक्टर साहब आप आए और ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य पोषण के दिवस के बारे में बहुत ही विस्तार से अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन दर्शकों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया, और हम उम्मीद करते हैं इस दिवस के अंतर्गत जो कुछ जानकारी आपको दी जाती है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं।